फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आशिया आरएससी ट्रेनर। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इन्वर्टर स्प्लिट एसी के अंदर गैस चार्जिंग की जाती है। R32 का क्या रनिंग प्रेशर रहता है, क्या स्टैंडिंग प्रेशर रहता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एम्पियर वगैरह क्या कैसे वैरी करते हैं, स्टार्टिंग में कितना एम्पियर लेता है जब कंप्रेसर चलता है, और जब रनिंग पोजिशन में आ जाता है तो कितना लेता है। गैस का क्या प्रेशर है जब रनिंग कंडीशन में करेंगे, और वैक्यूम क्यों करना है, वैक्यूम कैसे करते हैं, कितने पे करना है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एयर पर्जिंग क्या होता है, क्यों करना ज़रूरी है, उसको देखने को आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक बने रहें। और बहुत ही जल्द बहुत सारी नई टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आने वाली है जिसमें हम एसी किस तरीके से सर्विस किया जाता है वो बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, जब भी गैस चार्जिंग करनी है, यूनिट आपने इंस्टॉल कर लिया, इंडोर आउटडोर पूरा लगा दिया, स्टैंड वगैरह लगा दिए, उसके बाद आपका प्रोसीजर क्या रहेगा। गैस चार्जिंग से पहले हमेशा वैक्यूम ज़रूर करना है। उसके अंदर मौजूद नमी को निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नमी नहीं निकालोगे तो आगे चोकिंग होने का चांसेस रहेगा। नॉन इन्वर्टर में बहुत से टेक्नीशियन हमारे क्या करते थे, वैक्यूम ना करके डायरेक्टली गैस चार्जिंग भी कर देते थे तो चल जाता था। बट आजकल जितने भी इन्वर्टर एसी आ रहे हैं उनमें क्या होता है आपका कि अगर आप वैक्यूम नहीं करते और गैस चार्जिंग करते हैं, 2 या 3 दिन बाद क्या होती है, प्रॉब्लम आने लग जाती है। कंप्रेसर ट्रिप करता है या चालू नहीं होता है और कूलिंग नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने गैस चार्जिंग जो है वो वैक्यूम करके नहीं डाली होती है। अगेन फिर वो सारी गैस वेस्ट करते हैं और फिर वैक्यूम करके प्रॉपर तरीके से जब गैस चार्ज करते हैं तो फिर आपका कूलिंग होता है एसी। तो गैस वेस्ट ही क्यों करनी है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या है, काम बिल्कुल तरीके से करना है जब भी करना है। तो यहाँ कंपाउंड गेज ले ली है आपने, चाहे वो हाई साइड वाली हो लो साइड वाली हो, कंपाउंड गेज होनी चाहिए, उसके थ्रू आपने वैक्यूम करना है। -30 इंच एचजी चला गया है, इंस्टेंटली चला जाता है हालांकि, बट अभी आपका इंडोर आउटडोर दोनों यूनिट हो रहा है आपका वैक्यूम। जब भी वैक्यूम करना है, क्योंकि गैस चार्जिंग करनी है तो दोनों यूनिट करना है। हाँ, नया गैस आ रखा है आपका, मतलब नया एसी है और उसमें गैस आउटडोर में स्टोर हो रखी है, उस कंडीशन में आपके दोनों सर्विस वाल्व बंद रहते हैं और सिर्फ इंडोर वैक्यूम करना होता है, वो भी 10 मिनट हार्डली। बट अभी दोनों यूनिट करना है आपको वैक्यूम, क्योंकि आप पूरी यूनिट में गैस नहीं भर रहे हैं, भरी हुई नहीं है उसमें, आप डालेंगे इसमें, तो इसलिए क्या है आपको पूरा यूनिट वैक्यूम करना होगा। और वैक्यूम आपको मिनिमम एटलीस्ट 30 मिनट्स तो करना ही करना है। हाँ, 45 मिनट्स करते हैं तो बेटर है आपकी यूनिट के लिए, उससे ज़्यादा देर भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम 30 मिनट्स करना ही करना है, ठीक है। तो अभी और वैक्यूम करने के बाद क्या डायरेक्टली फिर गैस चार्ज कर देंगे। देखो वैक्यूम हो चुका है, वैक्यूम में आपको क्या है 10 मिनट तक वेट करना है इसी तरीके से। फायदा क्या रहता है, तो अभी क्या है 10 मिनट जब आप वैक्यूम में ही वेट करते हो आपका, तो आपको क्या होता है इससे और क्लैरिटी मिल जाती है कि आपने जो यूनिट में ये जो फ्लेयर वगैरह लगाए हैं, फ्लेयर नेट को कसा है, वो सही है भी या नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं है। क्योंकि जब कई बार आप क्या नाइट्रोजन से प्रेशर दे रहे हैं तब तो आपको लीकेज पता चल जाती है। एयर का प्रेशर देने से कई बार कम प्रेशर एयर का दिया है और आपने वेट नहीं किया है तो तुरंत नहीं पता चलता है कि आपके फ्लेयर नेट के पास से लीकेज है या नहीं है। कई बार माइनर से भी लीकेज रह जाती है, तो उसका भी अगर आपको कंफर्म करना है तो इस तरीके से आप क्या है वैक्यूम में रख करके 10 मिनट छोड़ दीजिए। ये जो आपकी -30 दिखा रही है अभी, अगर निडल ऊपर उठ जाती है उस दौरान ये निडल जो है ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, 0 की तरफ वापस आ जाती है, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके यूनिट में अभी भी कहीं ना कहीं क्या है लीकेज मौजूद है अभी भी, ठीक है। तो फिर अगेन आप प्रॉपर तरीके से प्रेशर देंगे, लीकेज टेस्ट करेंगे। बट हाँ, अगर आपके 10 मिनट के अंदर ये वैक्यूम जो है वो ब्रेक नहीं होता है, यानी टूटता नहीं है, वो वहीं का वहीं स्टेबल रहता है इसी तरीके से वैक्यूम में, तो इसका मतलब कि अभी आपका सिस्टम क्या है बिल्कुल सही है, कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है, आप गैस चार्जिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो साइड की चार्जिंग लाइन है जो हमने वैक्यूम पंप से लगाई है, वो हटा के हम किस में लगाएंगे, अपने रेफ्रिजरेंट के सिलेंडर से। आपके पास अगर कैन है तो कैन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ से सिलेंडर से चार्जिंग लाइन लगाई है तो इस चार्जिंग लाइन के अंदर एयर चली गई, राइट, और आपने वैक्यूम किया है, तो हम डायरेक्टली गैस को चार्ज नहीं करेंगे, सिलेंडर खोलेंगे यहाँ से, पर गेज अभी जैसे बंद कर रखा है यहाँ से वैसे ही बंद रहेगा, हल्का छोड़ना है बिल्कुल, ठीक है। तो वो ले लीजिए 2-3 झटके में, उसके बाद चालू कहीं करनी। हाँ, उस नंबर की होगी तो ठीक है, हो गया। अब झटके से पहले खोलिए, ऐसे कभी भी नहीं होगा, आपको पुश करना पड़ेगा उधर से, यहाँ से एक हाथ मारिए ऐसे, हाँ नहीं, हाँ पुश करिए यहाँ से, गलत जगह आप फोर्स कर रहे हैं, यहाँ पकड़िए और यहाँ मारिए, वो नहीं करना है आपने, सिलेंडर को कर देना है उल्टा, ठीक है।
रीज़न क्योंकि क्या है आपका, क्या है R22 जो होती है, हालांकि उसको आप उल्टा करें ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट लिक्विड में करना बेटर रहता है। पर आपकी जो कुछ ऐसी गैस होती है जो कि क्या होती है, मिक्सचर होती है आपका गैस का, रेफ्रिजरेंट का, जैसे R410 है, वो मिक्सचर है 2 गैसों का, और एक निश्चित अनुपात में गैस का मिश्रण नहीं है उसमें, तो जो भी हाई प्रेशर की होती है अगर सीधा सिलेंडर रखेंगे तो वो जल्दी चली जाएगी। तो इसलिए सिलेंडर जब आप उल्टा करते हो तो दोनों गैस क्या होती है, मिक्स होके जाती है। तो बेटर यही है कि सिलेंडर क्या करें, उल्टा करके ही चार्ज करें। तो इसको सिलेंडर को करिए उल्टा, हाँ ऐसे पकड़ लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, गेज नहीं खोलेंगे, साइड की चार्जिंग लाइन को लूज करेंगे और एयर पर्स करेंगे। जैसे ही गैस बाहर आएगी ना, बंद कर देना है। जब भी आपको रेफ्रिजरेंट है तो वो एयर पर्सिंग था जो अभी आपको उड़ता हुआ दिखाई दिया ठंडा सा, ठीक है। ये हो गई एयर पर्सिंग, ये जरूर करना है हमेशा पहले आपको, ठीक है। एयर पर्सिंग करने के बाद अब आप एकदम से गैस को ओपन करके डायरेक्टली सारी गैस नहीं डालेंगे, क्योंकि कंप्रेसर है, एकदम से कभी भी यूनिट पे लोड नहीं देना है। तो बंद करके, अभी हमारे यूनिट बंद है, ठीक है, तो ऑफ कंडीशन में जरूरी नहीं है एक बार ही डाली है या 2 बारी चार्जिंग लाइन डालनी है, 2 बारी खोलना है, आपकी मर्जी है। इवन आप आधा सिलेंडर भी क्या ऑफ कंडीशन में डाल सकते हैं, जितना जा रहा है उतना ऑफ कंडीशन में डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बेटर ये रहता है कि गैस को बाय वेट डालें, तोल करके, और मेरे को पता है कि मैंने सिलेंडर में कितना भरवाया है, एक्स्ट्रा अमाउंट में कभी भी जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो तोल करके करना बेटर रहता है। नहीं है अगर आपके पास वेइंग स्केल, तो उस कंडीशन में फिर रनिंग प्रेशर का आप यूज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ से गैस को ओपन करेंगे, थोड़ा सा ओपन करके थोड़ी देर जाने देंगे और फिर बंद करेंगे। खोलो, जाने दो, बंद करो, ठीक है। ये अभी थोड़े अमाउंट में गई, ठीक है। अगेन बंद करो, ठीक है। आवाज़ भी आ रही होगी आपको रेफ्रिजरेंट जाने की, ठीक है। ये अभी ऑफ कंडीशन में जा रहा है। अभी ये जो आपको यूनिट के अंदर जो प्रेशर दिखाई दे रहा है, गेज में प्रेशर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा प्रेशर है, रेफ्रिजरेंट का स्टैंडिंग प्रेशर। स्टैंडिंग यानी कि रुका हुआ प्रेशर। अभी R32 है तो R32 का स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है सबको पता होगा। तो ये आपका कितना होता है, 230 से लेकर 250 PSI। इवन गर्मियों में, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ जब होती हैं उस टाइम में जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, तो हो सकता है मे बी आपका गेज में 270 PSI भी दिखाए, तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होने से गैस का प्रेशर भी क्या हो सकता है, बढ़ा हुआ ही दिखाए आपका, ठीक है। तो अभी क्या है, अगेन खोलिए और जाने दीजिए, ठीक है, बंद बंद बंद, ठीक है। तो थोड़े अमाउंट में अभी क्या है, ये हमने डाल दी है। अब मुझे आपको, क्योंकि मेरे को एम्पियर भी बताना है प्रॉपर तरीके से कि एम्पियर ले रही है कितना, क्या स्टार्ट हुआ, तो मैं थोड़े अमाउंट में अभी गैस ऑफ कंडीशन में डलवाई है। अब मैं यूनिट को स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो यूनिट स्टार्ट होगा तब आप देखिएगा कितना एम्पियर ले रही है, और जैसे जैसे हम गैस चार्जिंग करेंगे तो कितना कितना एम्पियर भी बढ़ रहा है, यहाँ रनिंग प्रेशर कितना दिखा रहा है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट स्टार्ट कर देना ज़रा, वहाँ पे यूनिट हो रहा है आपका स्टार्ट, कंप्रेशर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये धीरे धीरे आपका गैस देखना डाउन जाने लग जाएगा आपका, तो अभी वेट करेंगे। कंप्रेशर हो गया स्टार्ट, देखो निडल जा रही है, धीरे धीरे नीचे डाउन जा रही है। हो सकता है अभी ये बिल्कुल ही नीचे चली जाए, 20 या 10 PSI भी दिखाएगी, क्योंकि हमने बहुत नाम मात्र की गैस डाली है अभी इसके अंदर, ठीक है। और वहाँ एम्पियर देखेंगे तो एम्पियर भी देख लीजिए कितना दिखा रहा है, तुम तो देखो वो तो बेटा है, कितना दे रहा है, 2.3, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पियर देखो 2.3 हो गया, अभी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा। जब जब आप गैस बढ़ाओगे यानी गैस चार्ज करोगे तो लोड के अकॉर्डिंगली, हाँ कितना गया अभी, अराउंड ये आपका लगभग 40 PSI है। ये बीच में ये यहाँ तक 100 है ना, तो ये आपकी मिड वाली लाइन 50, तो एक नीचे 40, डन। अब करो इसको चालू। कंडीशन में तो अभी ज़्यादा देर के लिए नहीं खोलना है, क्योंकि कंप्रेसर खींच रहा है, तो रनिंग पोजीशन में एकदम से तो सारी गैस नहीं डालेंगे उसमें, नहीं तो क्या होगा, वो ट्रिप कर जाएगा। तो ऐसा होता है, तो एकदम से लोड नहीं देना है कंप्रेसर पे, धीरे धीरे देना है कि वो हाथ सक करे। उसके बाद खोला, बंद किया, हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, बंद। अभी रुक जाओ, थोड़ी देर चलने दो, उसके बाद कुछ सेकंड, 5 सेकंड 10 सेकंड का वेट लेके बंद, रुक जाओ अभी, ठीक है। क्योंकि कभी भी इंस्टेंटली प्रेशर भी नहीं दिखाएगा, थोड़ा जब रनिंग पोजीशन में आ जाता है तब जा करके कहीं आपका रनिंग प्रेशर दिखाने लग जाता है। तो अराउंड ये आपका कितना गया अभी, 60 गया है, 65 60, ठीक है। आइस आ रही है बच्चों, दिख रही है, क्यों आ रही है, गैस लो होगी तो डिस्चार्ज लाइन पे इस तरीके से आइस आएगी। मैं इसको अभी कुछ नहीं करूंगी, जब आपके यहाँ पे ये क्या है, रेफ्रिजरेंट पूरी अमाउंट में हो जाएगी चार्ज, तो क्या है अपने आप ही ये मेल्ट हो जाएगी। वहाँ पे देखो एम्पियर बढ़ने लगा, 3.8 हो गया, अभी अराउंड ये 4 भी जाएगा, 4.5 भी जाएगा। करो चार्ज, करी दी, ओके।
बंद। चलो देखो मेल्ट होने लग रहा है आइस, खुद ब खुद हटने लग रही है। अभी वेट, रुक जाना, ठीक है। अब थोड़ा देर वेट करो, थोड़ा ये बढ़ने दो, क्योंकि अराउंड 100 चली गई है। और अभी क्या है, हो सकता है आपका क्या है, कितना ये दिखाए प्रेशर, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो आपका जो मैंने बताया 130 से 150 के बीच में हो सकता है ना दिखाइए, आपका 120 या 125 या 130 के प्रेशर पे ही रह जाए, उससे ज़्यादा ना भी दिखाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लो टेम्परेचर चल रहा है अभी हमारे एटमॉस्फेयर का। हाँ, अगर ज़्यादा गर्मी होती, हाई टेम्परेचर होता तो ये प्रेशर आपको 150 भी दिखाता, और हो सकता था कि 170 भी दिखा सकता है फील्ड के अंदर, ठीक है, जब ज़्यादा गर्मियाँ रहेंगी। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, क्योंकि प्रेशर आपका टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली बढ़ता घटता है। अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाएगा, बट टेम्परेचर कम होगा एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर भी घटा हुआ दिखाएगा। डन। तो अभी कितना गया, 120 में भी चला गया, ठीक है, 120 गया है। बंद। लाइनों पे हाथ लगाओ, देखो चिल्ड हो रही है, ठीक है। हीटिंग भी देखो, जब भी देखनी हो ना तो गैस का अनुमान अगर लगाना है, प्रेशर भी दिखाना है, प्रेशर भी देखना है, एम्पियर भी देखना है, साथ साथ देखना है कंडेंसर कितनी हीट निकाल रहा है। हीटिंग बहुत अच्छी हो रही है ना, इसका मतलब समझ जाना है कि अंदर कूलिंग भी अच्छी होगी। जितना कंडेंसर हीट रिजेक्ट करेगा, कूलिंग उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। एम्पियर देखना जरा राहुल, कितना हो रहा है। बहुत नुकसानदायक है। 4.1 हुआ है, नुकसानदायक, ठीक है। एक मिनट दिखाओ कितना मैंने इसमें रेफ्रिजरेंट जो है सिर्फ 600 नहीं मंगाई थी, 600 से ज़्यादा मंगाई थी थोड़ी, ठीक है, क्योंकि वो आप चार्जिंग लाइन ऐसे ही बोलते हैं। हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप चार्जिंग लाइन खोलते हो ना तो रेफ्रिजरेंट का थोड़ा सा क्या होता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। बढ़ रही है कुछ, क्योंकि चली गई है, ख़त्म हो गया सिलेंडर, देखना ज़रा, ठीक है। तो पूरी अमाउंट जो थी वो डाल दी है हमने, और प्रेशर भी देखो पूरा प्रॉपर आ गया जो आना चाहिए था, ठीक है। आया समझ में, कहाँ आपका 2010 दिखा रहा था, और जब गैस पूरी अमाउंट में गई तो रनिंग प्रेशर क्या आया आपका, जितना होना चाहिए था। गैस का रनिंग प्रेशर आपको एज अ टेक्नीशियन याद रखना पड़ेगा कितना क्या है। जैसे R32 का था तो इतना 130 से 150 PSI, बट इसकी जगह अगर आपकी R22 गैस होती तो 60 से 70 पे ही आपका डन हो जाता, ठीक है, या R410 होती तो 110 से 130 के बीच में ही डन हो जाता वो, ठीक है। तो गैस का आपको प्रेशर याद रखना है। ऐसे ही 290 अगर किसी गोदरेज के मॉडल में डली है तो अगेन वही 60 से 70 PSI पे आपका डन हो जाएगा। क्लियर है। एम्पियर देखिए अब जाके कितना हो रहा है, जाएगा अभी थोड़ा। टेम्परेचर देखती हूँ कितना आ रहा है, टेम्परेचर मेज़र कर रही हूँ, यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने टेम्परेचर सेट किया है वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये 16 देखिए आ रहा है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट नहीं रहती, लो रहता आपका, तो जो ग्रिल टेम्परेचर जितना होना चाहिए उतना कभी भी दिखाता नहीं, ठीक है। ये मैम कम होगा, सकते हैं मैंने 4.1 आ रहा है, क्योंकि क्या है, मेरा इंडोर आउटडोर दोनों आमने सामने लगा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जितना जाना था उतना गया है ये नॉर्मली आपका। इससे इन्वर्टर एसी है ये आपका, तो इसमें आपका क्या है, एम्पियर भी वेरी करता है, क्योंकि कंप्रेसर की क्या है, स्पीड के अकॉर्डिंगली ये एम्पियर लेता है। तो अगर आपका कंप्रेसर हाई स्पीड पे होगा, रूम में टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो वो हाई एम्पियर पे जाएगा। अगर रूम में वो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, क्योंकि यहीं की हवा यहीं सक हो रही है, ठीक है, तो इस वजह से क्या है, लोड कम है, लोड कम होने की वजह से एम्पियर भी ये इतने पे आकर के आपका रुक गया है। हाँ, बट अगर प्रॉपर ज़्यादा देर चलेगा, रूम में हीटिंग होगी तो उस कंडीशन में आपका एम्पियर बढ़ेगा भी। तो कभी भी इन्वर्टर एसी के अंदर आपके एम्पियर के थ्रू भी जज नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो भी आपके क्या कंप्रेसर की स्पीड से घटता बढ़ता रहता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको जब भी गैस चार्जिंग करनी है हमेशा तोल करके करें। यूनिट पे लिखा हुआ रहता है कि ये इतने ग्राम जाएगी, कभी भी ओवरचार्ज ना करें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।